नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिनों में विटामिन बी 7 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे विटामिन बी 7 के कार्य, विटामिन बी 7 की कमी के लक्षण, विटामिन बी 7 की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन बी 7 के स्रोत, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। बिना देरी आप समझ लीजिए, विटामिन बी 7 बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों में से एक है और यह विटामिन बी 7 एक पानी में घुलनशील विटामिन है। अब बात आती है कि भैया ये पानी में घुलनशील वाला मामला क्या है, या पानी में घुलनशील विटामिन क्या चीज़ है, तो ये आप जान लीजिए। पानी में घुलनशील विटामिनों से तात्पर्य है वे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। इन विटामिनों को हमारा शरीर अपने आप नहीं बना पाता है, यानी इन विटामिनों की पूर्ति हम विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से करते हैं। इन विटामिनों की हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, हमारा शरीर इन विटामिनों को उतना ही अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है और फिर मूत्र या पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी हमारा शरीर पानी में घुलनशील विटामिनों को, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिनों को शरीर में संरक्षित नहीं कर पाता है, जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनको हमारा शरीर संरक्षित कर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे आपको आसानी होगी विटामिनों को समझने में। मैंने एक साइड लिखा है जल में घुलनशील विटामिन, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, और एक साइड लिखा है मैंने वसा में घुलनशील विटामिन, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आप सबसे पहले जान लीजिए जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, विटामिन बी 12 और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको हमारा शरीर संग्रहित नहीं करता है, और हमारा शरीर जल में घुलनशील विटामिनों को अपने आप बना भी नहीं पाता है। इसलिए इन विटामिनों की पूर्ति हम विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से करते हैं, और हमारे शरीर को इन विटामिनों की जितनी आवश्यकता होती है हमारा शरीर इनको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और शेष मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल देता है। जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं इनको हमारा शरीर लंबे समय तक संग्रहित, यानी कि जमा करता है या जमा कर सकता है। तो विटामिनों के बारे में ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो अब आप जान लीजिए विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, और बायोटिन ग्रीक शब्द बायोटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवन देने वाला। और वास्तव में जैसा नाम से ही पता चलता है, बायोटिन हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत उपयोगी पोषक तत्व यानी कि विटामिन है। विटामिन बी 7 यानी बायोटिन को पहले विटामिन एच और कोएंजाइम आर के रूप में जाना जाता था, जो एक कार्बनिक यौगिक है। यानी विटामिन बी 7 कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में आता है। अब भैया ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में, यानी कि नेचर में, इनकी संख्या 1.6 करोड़ से भी अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी जैव अणु, यानी कि ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए कार्बनिक यौगिक ही हैं। कार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं कार्बनिक कंपाउंड। खैर, ये तो हो गई विटामिन बी 7 के बारे में सामान्य जानकारी। अब आप जान लीजिए विटामिन बी 7 की खोज किसने करी और कब हुई। दोस्तों विटामिन बी 7 की खोज में काफ़ी वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिनमें से मार्गरेट एवरिल बुआस, ये भैया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में जल में घुलनशील विटामिन बायोटिन की आवश्यकता को प्रदर्शित किया। नंबर 2 पे हैं पॉल गेओर्गी। पॉल गेओर्गी नामक वैज्ञानिक ने यकृत के अर्क यानी कि लीवर एक्सट्रैक्ट से बायोटिन को अलग किया और इसे जो है विटामिन एच नाम दिया। नंबर 3 पे है डीनबर्ग। डीनबर्ग जो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, इन्होंने बायोटिन की सह खोज की थी।
और इन्हें जो है विटामिन B7 की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। तो विटामिन B7 की खोज के पीछे इन 3 वैज्ञानिकों का हाथ विशेष रूप से है, मार्गरेट एवरिल बोआस, पॉल गेओर्गी और डीनबर्ग। और डीनबर्ग को विटामिन B7 की खोज का श्रेय दिया जाता है। अब आप जान लीजिए विटामिन B7 के कार्यों के बारे में। तो विटामिन B7 बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य से लेकर कोश का वृद्धि तक विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में शरीर की मदद करता है। विटामिन B7 हमारे शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये तो हो गए विटामिन B7 के प्रमुख कार्य। अब आप जान लीजिए विटामिन B7 की कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन B7 की कमी के जो प्रमुख लक्षण हैं वह हैं आँखों का लाल नजर आना, त्वचा संबंधी समस्याएं, नाखून का टूटना, बालों का गिरना और पतला होना, अवसाद होना, अवसाद यानी कि डिप्रेशन होना, थकान और चिड़चिड़ापन। वैसे दोस्तों, लक्षण ही बीमारी का संकेत देते हैं या इंगित करते हैं, फिर भी आप विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लीजिए। विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है डर्मेटाइटिस। अब ये डर्मेटाइटिस क्या चीज़ है, तो ये आप जान लीजिए। डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, जैसे पेरिओरिफिशियल डर्मेटाइटिस। अब ये भैया पेरिओरिफिशियल डर्मेटाइटिस क्या चीज़ है, तो ये आप जान लीजिए। पेरिओरिफिशियल डर्मेटाइटिस एक त्वचा की समस्या है जो मुंह, नाक या आँखों के आसपास होती है। इसे पेरिओरल डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। यह एक सूजन वाली त्वचा की समस्या है। इसमें कई छोटे छोटे उभार, लालिमा, सूखापन और परतदार त्वचा दिखती है। विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है एलोपेशिया। अब ये एलोपेशिया क्या चीज़ है, तो बालों की झड़ने को जो है जो हमारे सिर पे बाल हैं उनके झड़ने की जो समस्या होती है उसको एलोपेशिया कहते हैं। यह एक चिकित्सा शब्द है। एलोपेशिया बीमारी के कई प्रकार होते हैं। और विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है ब्रेकेज ऑफ द नेल, यानी कि नाखून का टूटना या नाखून का कमज़ोर होना। तो विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों में शामिल हैं डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, ब्रेकेज ऑफ द नेल। अब आप जान लीजिए विटामिन B7 के स्रोतों के बारे में। दोस्तों, विटामिन B7 के स्रोतों में शामिल हैं फलों में विशेष रूप से एवोकाडो। एवोकाडो एक प्रकार का फल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केले और रास्पबेरी जैसे फल। रास्पबेरी को रसभरी भी कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सब्जियों में है, सब्जियों में मशरूम, फूल गोभी और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अतिरिक्त अखरोट, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, शकरकंद, मछली, अंडा अथवा अंडे की जर्दी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत लंबा हो गया है। मैं इतना लंबा टॉपिक नहीं करना चाह रहा था। खैर, टॉपिक बनाया है तो सोच रहा था विस्तार में बताऊं, क्योंकि जानकारी जहाँ से भी मिले और मेरा मन भी हुआ तो मैं सब चीज़ें विस्तार से बताता गया। खैर, मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।